गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे इंटरनल ऑडिटर PSPCLT 2025 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। ये कोई भी कॉमर्स रिलेटेड या ऑडिटिंग रिलेटेड एग्ज़ाम देना हो CA में BCom में, उसमें हमें ये गो थ्रू करने चाहिए। इससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी पूछे जाते हैं। लास्ट पार्ट में भी हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस पार्ट में भी हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑडिटर ऑफ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी as statutory auditor has the reason to believe that an offence of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees dash is being or has been committed against by company by its officer and employees, the auditor shall report the matter to the central government. Option 1 30 lakhs or above, option 2 50 lakhs or above, option 3 1 crore or above, option 4 20 lakhs or above. इसमें पूछा अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसमें उसने कोई फ्रॉड को देखा कि मे बी ये फ्रॉड है और उसका जो इंडिविजुअल है जो कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड कर रहा है वो कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो उस केस में अगर कितनी अमाउंट का अगर केस हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए ऑडिटर को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 करोड़ और अबव। अगर 1 करोड़ या उससे अबव की अमाउंट का फ्रॉड किया है एम्प्लॉय या किसी ऑफिसर ने कंपनी के अगेंस्ट, तो उस मैटर में को ऑडिटर को कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर विच एन assessee may be taxed in respect to the income accrued to another person. कि कौन सा इनकम टैक्स का एक्ट क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए डील करता है? ऑप्शन 1 सेक्शन 60 to 64, सेक्शन 40 to 44, ऑप्शन 3 सेक्शन 80 to 84, ऑप्शन 4 सेक्शन 15 to 18. आवर करेक्ट ऑप्शन इज 60 to 64। मीन्स सेक्शन 60 to 64 कवर करता है? क्लबिंग ऑफ इनकम। Question number 3, eligibility, qualification, disqualification of auditor are dealt with under which section of Companies Act 2013? Option 1 141, option 2 121, option 3 191, option 4 131. इसमें पूछा है कि कौन सा एक्ट कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के लिए डील करता है। आवर राइट आंसर इज सेक्शन 141. Fourth question, according to which section of CGST Act 2017 a registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for the supply to the recipient where the supply involves movement of goods issue a invoice showing the description, quantity, value of goods, tax charge upon and such other particulars as may be prescribed? ऑप्शन 1 सेक्शन 41, ऑप्शन 2 सेक्शन 31, ऑप्शन 4 सेक्शन 38, ऑप्शन 4 सेक्शन 51. इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर कोई भी जब रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन गुड्स को सप्लाई करता है, जो जब वो इनवॉइस इशू करता है उस पर क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स चार्ज, वो सब पर्टिकुलर जो होते हैं वो किस सेक्शन में प्रिस्क्राइब है? वो हमारे प्रिस्क्राइब है सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये प्रिस्क्राइब करता है कि इनवॉइस पे इनवॉइस पे क्या क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन, वैल्यू की, टैक्स होना चाहिए, सब कुछ जो जो जरूरी है वो चीज़ें होनी चाहिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी चेंज इन IBIT फॉर द सेम चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन डैश। इसमें पूछा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड में चेंज होगा तो EBIT में क्या चेंज होगा? ऑप्शन 1 लोअर, मॉडरेट, सेकंड ऑप्शन हायर हायर, थर्ड ऑप्शन लोअर हायर, फोर्थ ऑप्शन हायर एंड लोअर।
वी शुड नो कि अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का EBIT के साथ डायरेक्ट लिंक है, अगर ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज होंगे तो हमारी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो भी इंक्रीज होगी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हायर. हायर मीन्स higher the degree of operating leverage, higher will be the change in the EBIT, change in the number of units sold in. Section dash of Companies Act 2013 provides that duplicate certificate of share may be issued if such certificate is proved to have been lost or destroyed. वो पूछा है कि इसमें पूछा है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इशू होने के लिए कौन सा सेक्शन है. ऑप्शन 1 सेक्शन 48 सबसेक्शन 3, ऑप्शन 2 51 सबसेक्शन 4, थर्ड 46 सबसेक्शन 2, फोर्थ 56 सबसेक्शन 2. आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन 46 सबसेक्शन 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7. Which of the following statements are correct in relation to the management accounting? Management accounting plays the role in meeting the need of management. Management accounting provides a measure and report to the management, thereby facilitating in attaining the objective of business. Management accounting is largely based on estimates. It does not deal with actual alone. The total accuracy is not ensured under management accounting. हमें बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर ऑल मीन्स तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ऑप्शन 1. इट इज वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, मे इफेक्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. सेकेंड ऑप्शन. इट इज एनफोर्सेबल इफ बोथ पार्टीज एग्री. Third option, it becomes valid only with court approval. Fourth option, it is voidable at the option of party. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा it is void and unenforceable by law and may affect related contract. Question 9. Which of the following statement is correct in respect to the cost accounting and management accounting? Statement 1 में कह रहा है cost accounting is generally considered as a historical in nature, whereas the management accounting is generally considered as futuristic in nature. Statement 2. The primary objective of cost accounting is to control cost, whereas objective of management accounting is to assist in effective management process and resolve the management problem. तो इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Option 2 only statement 1 is correct. Option 3 both statement 1 and 2 are correct. Option 4 neither statement 1 nor statement 2 is correct. So both statement 1 and 2 are correct. दोनों statement ठीक है. आगे question 10. According to section dash of Indian Contract Act 1872, a person who is rightfully resigned the contract is entitled to compensation for any damage which has sustained through the non-fulfillment of contract. अगर पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन मतलब ख़त्म करता है तो वो अदर पर्सन क्या है कंपनसेशन ले सकता है जो डैमेजेस हुए हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होने के कारण. वो किस सेक्शन के अंडर आता है? ऑप्शन 1 86, ऑप्शन 2 75, ऑप्शन 3 81, ऑप्शन 4 79. आवर करेक्ट ऑप्शन इज 75. 11. In the context of auditing, what does the term vouching primarily refer to? First option, calculating financial ratio to analyze performance. Second option, posting transaction into ledger. Third option, inspecting and verifying documentary evidence and supporting accounting transaction. Fourth option, preparing accounting voucher for entry. इसका करेक्ट ऑप्शन है इंस्पेक्टिंग एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द अकाउंटिंग transaction. Question 12. The finance manager ensures optimal capital structure by balancing. फाइनेंस मैनेजर कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है? एसेट एंड लाइबिलिटी से. सेकंड ऑप्शन है डेट एंड इक्विटी मिक्स. थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट.
फोर्थ ऑप्शन है सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। किससे करेगा वो? डेट और इक्विटी मिक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डेट एंड इक्विटी मिक्स। 13 क्वेश्चन, with the help of following information calculate the degree of operating leverage. Sales 5 lakh, variable cost 3 lakh, fixed operating cost 1 lakh, tax 30%. में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है? 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। 5 में से 3 माइनस किए कितने रह गए? 2। EBIT कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख माइनस हुए तो 1 लाख। अब कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, हमारा आंसर क्या आ गया? 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन 2। क्वेश्चन 14, इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Statement 1. The standard on auditing deals with external auditor responsibility regarding the work of internal auditor when the external auditor has determined in according to S.A. 315 that the internal auditor function is likely to be relevant to auditor. Statement 2. This standard of auditing does not deal with instances when individual internal auditor provide direct assistance to the external auditor in carrying out the audit procedure or where in terms of applicable legal regulatory framework it is not permissible for the internal auditor to provide access to his working paper to the third parties. Option 1 only 2 is correct. Option 2 only statement 1 is correct. Option 3 both statement 1 and 2 are correct. Option 4 both statement 1 and 2 are incorrect. हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी? ऑप्शन 1 डिक्रीज इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू द लेस कंपटीशन फॉर फंड। ऑप्शन 2 गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन 3 हाई रिस्क प्रोजेक्ट डिमांडिंग हायर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टर। ऑप्शन 4 अ सोसाइटी विद लो पर्सनल सेविंग रेट। इसमें क्या होएगा? हाई रिस्क प्रोजेक्ट डिमांडिंग हायर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टर। इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Wages paid to the worker for the construction or installation of fixed asset will be treated as capital expenditure. Yes, and added to cost of asset. कभी भी कोई भी इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो भी उस टाइम खर्चा होगा, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, सब कुछ किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस पेड ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ये भी करेक्ट है। All expenditure incurred on the development of mines and plantation should be treated as capital expenditure. Yes, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले में क्या है? ओनली 1 and 3। सेकंड ऑप्शन है ऑल 1 2 3। थर्ड है ओनली 1 and 2। फोर्थ है ओनली 2 and 3। हमारा होना चाहिए ऑल 1 2 3। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन, what is the appropriate basis of apportionment of overhead cost related to depreciation of plant and machinery between cost center? डिफरेंट कॉस्ट सेंटर है, तो डेप्रीसिएशन को कैसे अब हम अपोर्शन कर सकते हैं डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में? वेट ऑफ मटेरियल प्रोसेस्ड। सेकंड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। थर्ड है कैपिटल वैल्यू। फोर्थ है टेक्निकल एस्टिमेट। इसमें सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट बेसिस रहता है कैपिटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कैपिटल वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? आंसर having a turnover of 100 crore or more. Second option outstanding bank loan exceeding 100 crore. Third option outstanding deposit exceeding 15 crore. Fourth option having a net profit of 5 crore. उन्होंने पूछा कि कब
एक अनलिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है किस किस केस में? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2, आउटस्टैंड बैंक लोन एक्सीडिंग 100 करोड़। अगर बैंक लोन अनलिस्टेड कंपनी का 100 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो उस केस में उनको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ reappointed service department expenses over production department. The reciprocal service method ensures that inter-department service are properly accounted for during reapportionment. Second method are like simultaneous equation, trial and error, repeated distribution are used to handle the reciprocal service. इसमें पूछा only statement 2 is correct, only statement 1 is correct. थर्ड ऑप्शन है नीदर स्टेटमेंट 1 नोर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फोर्थ में पूछा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का लॉन्ग टर्म सोर्स कौन क्या नहीं है? एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ डिबेंचर। देखो डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। इक्विटी शेयर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो क्या रह गया? फर्स्ट ऑप्शन एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर इज नॉट एन लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑफ CARO 2020 व्हेन द ऑडिटर एग्जामिन द कंपनीज इन्वेंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग is the auditor required to report on? Option 1, whether inventories are physically verified at reasonable intervals by the management. Option 2, whether the inventories have been classified properly under the current and non-current assets, whether the company's inventory have fully insured, and fourth option, whether the inventories are valued at market price. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमें जब देखना जब भी इन्वेंट्रीज की एग्जामिन होगा तो ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट एक इंटरवल के बाद उसको फिजिकली वेरीफाई करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन वेदर द इन्वेंट्रीज आर फिजिकली वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, if direct material is 40,000, direct labor is 25,000 and direct expenses is 5,000, what is the prime cost while preparing the cost sheet? इसका प्राइम कोस्ट का फॉर्मूला कहता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने तीनों को प्लस किया तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 70,000। क्वेश्चन 23 है, एन एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग? For proper division of functional responsibility, for proper authorization and assignment of duties, perform and record the transaction. Third option है for adoption of proper practices for adherence with the management policies. First option है all 1 2 3 correct. Second में क्या? only 2 and 3rd correct. Third में क्या है? only 1 and 2 correct. Fourth में only 1 and 3 correct. इसमें पूछा गया कौन कौन सा इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट करना है। तो देखो प्रॉपर डिवीजन से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनल्स होगी। आगे क्या पूछा? ऑथराइजेशन देनी चाहिए ड्यूटीज़ परफॉर्म और करने के लिए, और फिर उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड भी करना चाहिए, और प्रॉपर एक प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको हम फॉलो कर पाएँ। तो हमें क्या आएगा? ऑल 1 2 3। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्लस कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इंसिडेंटल चार्जेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। इसमें हमें इनकरेक्ट देखना है तो हम देखेंगे क्या क्या कहीं करेक्ट है। देखो पहले फोर्थ प्राइम कॉस्ट अभी हमने पीछे लास्ट 2 क्वेश्चंस में की थी तो वो करेक्ट है।
थर्ड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इंसिडेंटल चार्जेस मीन्स कैरिज इनवर्ड वगैरह माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज ऑल्सो राइट। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सोल, यार दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारा इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक equal to cost of finished goods sold. This is not right. Question number 25. As per section 24 of the CGST Act, a casual taxable person is first required to register only during financial year end. Second option are not required to register if making only exempt supplies. Third option are required to take compulsory registration regardless of turnover. Fourth option required to register only if turnover exceeds 20 लाख। इन्होंने पूछा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कब रजिस्टर करवाने की नीड है। हमें पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए थे PSPCL के। इससे पता चलेगा कि हमारे देखो एग्ज़ाम में कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे ऑडिटिंग के डिफरेंट सेक्शन, इनकम टैक्स के डिफरेंट सेक्शन, सब कुछ पूछा होता है। तो हमें कभी भी अपनी प्रेपरेशन करनी तो उस वे से करनी है, सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कितने सारे सेक्शंस पूछे हुए थे, डीप में कुछ भी टॉपिक पढ़ना है उसको अच्छे से टेक्निकली पढ़ना है, सो दैट हमें जो रिमेंबर रहे एग्ज़ाम में और पेपर क्रैक करने में इजी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।